हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के उन विद्यार्थियों के लिए जो कि गणित विषय पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है यार, गणित विषय अपन बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जितना भी आपको अभी तक पढ़ाया गया है, आगे जितना भी पढ़ाया जाएगा 11वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में भी या 6ठी से लेकर 12वीं तक जो विद्यार्थी यहां पर पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से हम लोग मुफ्त पढ़ाते हैं। किसी भी विद्यार्थी से कोई पैसे नहीं लिए जाते, ना ही हमारा ऐसा कोई प्लान है कि 2 या 3 वीडियो दिखाने के बाद आपको यह बोला जाए कि आप इतने पैसे दीजिए या उतने पैसे दीजिए। इन शॉर्ट, हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। सूत्र है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? जैसा कि कक्षा 10वीं में था, 2-3 लाइन में विभाजन सूत्र खत्म, बस वही डिस्कस करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। तो हम लोग आज विभाजन सूत्र देखेंगे, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो आइए कुछ छोटे छोटे सवाल, मतलब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। विभाजन सूत्र का मतलब है ए और बी मान लीजिए 2 बिंदु है और उनके बीच में एक सी नाम का बिंदु है ना। ऐसा मान लेते हैं। पहला केस, विभाजन सूत्र जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था वो ऐसा था। 10वीं कक्षा के फॉर्मूले से ही 11वीं कक्षा का फॉर्मूला बन जाएगा। मान लीजिए ए और बी नाम का बिंदु है, जहां पर ए बिंदु x1 y1 था और बी बिंदु x2 y2 था। ये हम लोग 10वीं कक्षा मतलब 2 विमीय ज्यामिति में बात कर रहे हैं, जहां पर z नहीं है। और एक बिंदु c है। इस बिंदु ने क्या किया है? सी बिंदु ने ए से सी की जो दूरी है, यहां से यहां की कुछ दूरी है और यहां से यहां की कुछ दूरी है, इस दूरी को m/n में तोड़ा है। मतलब a से c की दूरी अगर आप निकालेंगे और b से c की दूरी निकालेंगे, वो m/n में होगी। m और n 2 धनात्मक संख्याएं अभी यहां पर है। जैसे 5:4 हो गई, 2:3 हो गई, ठीक है। तो C बिंदु के जो निर्देशांक है वो इस तरह से निकाल ले जाते हैं। यहां ये लगता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र मतलब C बिंदु ने A और B बिंदु को m/n में विभाजन किया है। तो आप C बिंदु के निर्देशांक निकालिए। तो C बिंदु के निर्देशांक आप इस तरह से निकालते थे कि C बिंदु का x निर्देशांक निकालने के लिए ये m है, ये n है। तो A से C m है ना, तो m का B वाले बिंदु में गुणा करो, मतलब mx2 प्लस nx1 भाग दे दीजिए m प्लस n से। वैसे ही y वाले के लिए my2 प्लस ny1 भाग दे दीजिए m प्लस n से। यह है कक्षा 10वीं। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 11वीं से। कक्षा 11वीं में क्या है कि आपको हमने 2 विमीय ज्यामिति तो पढ़ाना बंद कर दिया है, तो हम 3 विमीय ज्यामिति पढ़ा देंगे। तो आपको तीसरा बिंदु z1 मिल जाएगा, यहां z2 मिल जाएगा। तो यदि आपके पास 2 बिंदु z1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 है और वही अनुपात बराबर है, तो कुछ नहीं करना, यहां तीसरे बिंदु का अनुपात और मिल जाएगा। मतलब सीधा सीधा mz1 प्लस nz2, नहीं उल्टा, mz2 प्लस nz1 भाग देकर m प्लस n से। यह है विभाजन सूत्र। तो यदि बिंदु C को आप अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा मानते हो, मतलब C बिंदु के कोई ना कोई निर्देशांक तो होंगे, तो इस केस में आप अल्फा को लिख सकते हो कि अल्फा जो है वो x1n प्लस x2m बटा x1 प्लस या m प्लस n है। उसी तरह बीटा नाम का जो बिंदु है वो है y1n, हाँ y1n प्लस y2m m प्लस n। और जो गामा नाम का बिंदु है, मतलब जो गामा निर्देशांक है, वो है z1n साथ में z2m अगेन डिवाइड बाय m प्लस n। और यही विभाजन सूत्र है। C बिंदु को इस तरह से निकाला जाता है। इस तरह के विभाजन को हम अंतः विभाजन कहते हैं।
यहां एक शब्द आता है अंतः विभाजन, इंटरनल बाइसेक्शन या इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है? अंतः विभाजन का मतलब है कि सी बिंदु ए और बी के मध्य है, मतलब सी बिंदु ने ए और बी बिंदु को उन दोनों के बीच में रह के उनको विभाजित किया है। अंतः विभाजन का मतलब क्या है कि ए और बी के मध्य में सी है, ए और बी के मध्य में सी है। मध्य का मतलब है इनके बीच में कहीं पर है ना, ऐसा नहीं कि बराबर मध्य में है, मध्य में है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ए और बी के मध्य में सी है, इसे दूसरे तरीके से और लिखा जा सकता है। क्या दूसरा तरीका? कि ए से सी की दूरी सदैव ए से बी की दूरी के बराबर रहेगी, एवं बी से सी की दूरी भी ए से बी की दूरी के बराबर छोटे रहेगी। मतलब ये जो दूरी है वो ए बी दूरी से छोटी है, ये जो दूरी है वो फिर ए बी दूरी से छोटी है। ठीक, तो इसे आप कह सकते हैं कि यहां पर जो सी बिंदु है वो अंतः विभाजन कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ, मतलब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अंतः विभाजन के साथ एक और नई चीज जुड़ जाती है, बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन का मतलब क्या है? बाह्य विभाजन का मतलब यह है कि हमारे पास सी बिंदु तो है, ए और बी नाम के बिंदु भी है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। ये ए बिंदु था जो कि था x1 y1 z1, जिसके बारे में हमें पता था। ये बी बिंदु था जो कि था x2 y2 और z2, और यहां कहीं मिलता है सी बिंदु। अब सी बिंदु बाहर से इनको तोड़ रहा है, मतलब ऐसा कि यदि आप ए से सी की दूरी निकालोगे और बी से सी की दूरी निकालोगे तो अब ए से सी बटा बी से सी, इस केस में फिर m अनुपात n आएगा, पर इस बार सी ए और बी दोनों के बाहर है। ठीक है, मतलब ए बी के बीच में नहीं है, ए बी रेखा पर कहीं और स्थित है। हो सकता है ये इधर हो जाए, हो सकता है सी इधर हो जाए, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सी बिंदु बी से बी के पास में भी हो सकता है, सी बिंदु ए के पास में भी हो सकता है। ठीक, तो इस केस में आपको, मतलब इस केस में क्या होगा कि जो ए से बी की दूरी है वो बी से सी की दूरी के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी? नहीं, ए से बी की नहीं, ए से सी की जो दूरी है, ए से सी की दूरी वो ए से बी की दूरी के बराबर होगी। आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना तो ठीक है कि ए से सी की दूरी ए से बी की दूरी की बराबर है। चलिए अब इसमें हमें सी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो अपन मान लेते हैं कि सी बिंदु के निर्देशांक अल्फा, बीटा और गामा है। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा अल्फा कैसे निकलेगा? तो देखिए ये m ऐसा है और n ऐसा है, तो ये जो m है ना, m किसकी वजह से? x1 की वजह से, उसको x2 में गुणा कर दो, तो यहां से मिलेगा m x2 जैसा पहले किया था n x1, माइनस करना है और यहां पर भी m माइनस n करना है। वहां प्लस किया था, यहां माइनस करना है और कोई परिवर्तन नहीं करना। बीटा नाम का बिंदु nx या my2 माइनस ny1 साथ में m माइनस n। गामा नाम का बिंदु mz2 माइनस nz1 m माइनस n। विभाजन सूत्र से अल्फा, बीटा और गामा आपके सामने मिल जाएगा। तो यह है आपके लिए सूत्र, यह है आपके लिए फॉर्मूले। चलिए डिस्कस करते हैं इन पर आधारित कुछ प्रश्न। बिना प्रश्न के तो मजा आएगा नहीं। ठीक है, तो ये बाह्य विभाजन है वास्तव में, मतलब इन पे बहुत से उदाहरण भी देखने हैं। विभाजन सूत्र इतना ही है, कुछ छोटे छोटे इसमें फंडे हैं, पहले उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। फंडा नंबर 1 ऐसा है कि यदि ए और बी, स्थिति है कुछ कि यदि ए और बी के मध्य में, बराबर मध्य में यदि सी बिंदु है, जैसे मान लीजिए सी बिंदु यहां पर है, ये ए बिंदु है, ए बिंदु है x1 y1 z1, ये बिंदु है बी x2 y2 और z2, और इनके बराबर बीच में सी बिंदु है। इसका मतलब सी ए और बी दोनों के बराबर है, मतलब या ए और बी दोनों से बराबर दूरी पर है। तो यहां पर आप सी को ए बी का मध्य बिंदु कहेंगे। सी क्या है?
ए बी का मध्य बिंदु है। अब अगर सी ए बी का मध्य बिंदु है तब डिस्कस कीजिए क्या होगा। सी क्या है भाई साहब, ए बी का मध्य बिंदु। तो कुछ नहीं करना, सी के निर्देशांक निकालना सिंपल है। यदि सी के निर्देशांक आप एक्स वाई और जेड मानते हो, है ना, ये x1 y1 z1 है, तो x क्या होगा, x1 प्लस y1 या x1 प्लस x2 बटा 2, कितना, x1 प्लस x2 बटा 2, इसका y निर्देशांक y1 प्लस y2 बटा 2 और इसका z निर्देशांक z1 प्लस z2 बटा 2। यहां पर जो अनुपात होगा, जो आप m अनुपात m कह रहे थे ना कि ये m अनुपात n है, तो यहां पर m अनुपात n जो है वो सदैव 1 अनुपात 1 रहेगा। मध्य बिंदु सूत्र इसे कह सकते हैं कि यहां पर इसे मध्य बिंदु सूत्र भी कह सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि यदि a और b के एकदम बीच में c है तो दोनों के निर्देशांक को जोड़ के आधा कर दो, c के निर्देशांक आ जाएंगे। अब ये जो तीनों सूत्र आपने देखे, पहला वाला mn वाला, दूसरा माइनस mn वाला बाह्य विभाजन, तीसरा ये वाला, ये सूत्र तब लगाया जाता है जब a बिंदु दिया हो, b बिंदु दिया हो, c निकालना हो, a बिंदु दिया हो, c बिंदु दिया हो, b निकालना हो, b बिंदु दिया हो, c बिंदु दिया हो, a निकालना हो। मतलब a, b और c इन तीनों में से दो बिंदु दिए और तीसरे को निकालना हो, अनुपात दिया रहेगा m अनुपात, तो आप इस तरह के सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि a b c तीनों दे दिए और आपसे अनुपात पूछे तो भी आप इसी तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। या फिर आप इस वाले कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि वही a और b नाम के बिंदु थे, ठीक है, क्या थे कि a और b नाम के बिंदु थे। ये जो a था वो x1 था, y1 था, z1 था, और ये जो b था वो x2 था, y2 था, z2 था। और इन दोनों के मध्य में, मतलब इन दोनों के आसपास कहीं ना कहीं c नाम का बिंदु है जो इसे m अनुपात n में विभाजित कर रहा था। आपको c बिंदु के निर्देशांक भी दिए हैं, ठीक है, या मान लो नहीं दिए हैं। आप इस m अनुपात n को दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो। आप इस m और n की जगह k अनुपात 1 भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो, k अनुपात n 1। यहां छोटी सी बात ध्यान रखने की ये कि ये जो k अनुपात 1 आएगा ना, ये k एक भिन्न के रूप में आएगा। मतलब जो k का मान आएगा वास्तव में वही आपका m अनुपात n है। तो इस सूत्र की मदद से आप अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि उस सूत्र की मदद से भी m बटा n निकाल सकते थे, लेकिन यहां सिर्फ आपको k निकालना है जो कि ऑटोमेटिक m बटा n के बराबर है। और इस केस में c बिंदु के निर्देशांक कैसे हो जाएंगे सर, k का x2 में गुणा किया तो kx2, 1 का x1 में गुणा किया तो x1 बटा इन दोनों को जोड़ दो k+1, साथ में k का y2 में गुणा किया तो ky2 प्लस y1 भाग में वही k+1 और फिर kz2 प्लस z1 वही k+1। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का जवाब, मतलब इस तरह से आप मध्य बिंदु नियम निकाल सकते हैं। चलिए, या विभाजन सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, इन्हें करते हैं। बिंदुओं 1 -2 3 और 3 4 -5 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात 2:3 में अंतः और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहां एक चीज बड़ी मतलब आपको लॉजिकली और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है कि अनुपात कहां से कहां लिया गया है। जैसे प्रश्न है, पहले अपन अंतः विभाजन वाले प्रश्न को हल करते हैं। किसको, अंतः विभाजन वाले को। देखिए 1 -2 3, तो ये बिंदु है जो कि 1 -2 और 3 है। दूसरा बिंदु 3 4 -5 है, तो ये बिंदु 3 4 और -5 है। अब ये बिंदु A और B करके आपको यहां दिए है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ठीक है क्या। अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये रेखाखंड है 2:3। अब देखो 2:3 से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि A से 2 है, B से 3 है,
या फिर कोई ऐसे भी समझ सकता है कि ए से 3 है, बी से 2 है, तो इन दोनों में से कौन सा पता चलेगा? तो सीधी सीधी बात है, जो बिंदु पहले दिया है ना और जो अनुपात पहले दिया है वही हमें लेकर चलना है। जैसे आपको ए और ये 2 बिंदु दिए, एक और दूसरा ए बी, अनुपात 2 3, मतलब ये 2 जो है वो पहले वाले से है और 3 जो है वो दूसरे वाले से है। दैट्स इट। तो मैं यही मानकर चलूंगा कि यहां से यहां की जो दूरी है वो 2 है, मतलब अनुपात, और यहां से यहां की दूरी 3 अनुपात में है। तो ये आपको m और n दिया है। तो सूत्र की मदद से क्या निकालना है? अगर आपको इस बिंदु C का निर्देशांक निकालना है, जिसे आप अल्फा, बीटा और गामा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये x1 y1 z1 तो आपको दिया है, x1 y1 z1 इसे मान ले, किसे? 1 - 2 और 3 को, ठीक है। और यहां पर x2 y2 और z2 जो कि हो जाएगा 3 4 और -5, और m अनुपात n, तो ये m और ये n, तो बेसिकली m का मान 2 और n का मान 3। अब सूत्र क्या कहता था यार? सूत्र ये कहता है कि जो C बिंदु का अल्फा निर्देशांक है उसमें आप m का x2 में गुणा करते थे, n का x1 में गुणा करते थे और भाग m प्लस n से देते थे, है ना। m और n चूंकि 2 और 3 है, तो m प्लस n का मतलब अपन सीधा सीधा 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो निकालो इसको। mx2 मतलब 2 गुणा 3, ठीक है। तो 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1 भाग दे दीजिए 5 से, तो अल्फा का मान आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 9, तो 9/5। बीटा का मान निकाले, मतलब दूसरा निर्देशांक, तो यहां से बीटा का मान निकालेंगे, कुछ ऐसा आएगा, my2 प्लस ny1 भाग दे दीजिए m प्लस n से। तो my2 मतलब 2 को मैं 4 में गुणा करूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने 2 का 4 में गुणा किया तो ये मिला 2 × 4 प्लस 3 का मैं -2 में गुणा करूंगा और यहां से ये 5 हो जाएगा। तो बीटा जो है वो वास्तव में 4 दूनी 8, 3 - 6 मतलब 3 2 6, तो 8 - 6 2, तो 2/5 आ जाएगा। उसी तरह जब गामा को निकालने जाएंगे तो गामा के लिए भी यही सूत्र लगेगा। कौन सा? mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो mz2 प्लस nz1 2 गुणा -5, 3 गुणा 3, तो 2 गुणा -5 प्लस 3 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 5 अगेन। तो गामा का जो मान आया -10 प्लस 1 -1/5। तो इस प्रश्न में जो C बिंदु के निर्देशांक आए वो 9/5, 2/5 और -1/5, और यही आपका उत्तर भी है। तो C बिंदु 9/5, 2/5 एंड -1/5, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है ना इतना? चलिए, अब आपको बोला है कि यही चीज बाह्य विभाजन में हो जाती है, मतलब A और B, है ना। ध्यान से सोचना, A और B को ये 2:3 में बाह्य विभाजन करता है। तो इस मेथड को, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। ये तो हो गया अपना, अपन बाह्य विभाजन पर आ जाते हैं। बाह्य विभाजन का ये सूत्र है जो अपन ने डिस्कस किया है, बिल्कुल, और ये है बाह्य विभाजन का कॉन्सेप्ट। जब आप डायग्राम बनाएंगे ना, तो हालांकि फॉर्मूला तो आप सही लगाएंगे, ठीक है, पर डायग्राम सही बन जाए तो और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मान लीजिए ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। आपको बोला है कि A से C का जो अनुपात है और B से C का अनुपात है वो 2:3 रहना चाहिए। 2:3 मतलब देखिए A से C का अनुपात 2 और B से C का अनुपात 3 बाह्य विभाजन में। तो यदि आप C बिंदु को यहां बना देते हैं, इधर बना दिया, तो क्या ये वाला केस सही है? या फिर अगर A बिंदु यहां पर है, B बिंदु यहां पर है और आपने C बिंदु को यहां पर बना दिया, तो ये वाला केस सही है? बताइए कौन सा है।
अनुपात तो वही है। तो आपने सोचा कि सर पहले वाला भी सही हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है, तो ए से सी 2 और बी से सी 3, क्या आपको ये कुछ लॉजिकल दिख रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस फोटो में हम देख रहे हैं कि ए से सी बड़ा है, बी से सी छोटा है, मतलब यहां एसी दूरी बीसी दूरी से बड़ा है। तो अगर एसी 2 है तो बीसी तो 2 से कम होनी चाहिए ना, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। हाँ, एसी 2 और बीसी 3, हाँ ये हो सकता है, ये चलेगा। तो आप मतलब फोटो जब बनाए थोड़ा सा इस बात को लेकर भी श्योर रहे कि अपन सी को कहां प्लेस कर रहे हैं। अगर सी ए बी के मध्य होता तो उसे कहीं भी रखो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बाह्य बिंदु है तो बी के उस साइड रखना है कि ए के इस साइड रखना है, ये थोड़ा परेशानी की बात है। इसीलिए सी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय या देखते समय इस फोटो का जरूर ध्यान रख लेना। अब हमारे सामने ये वाला फोटो बनेगा तो अपन इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं यार, है ना। इसी प्रश्न को, मतलब यही सवाल था, करना कुछ नहीं, कैलकुलेशन नहीं बदलना है, कैलकुलेशन ही बदलना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ए बी और सी नाम के बिंदु आपके सामने हैं, और जब आप बाह्य विभाजन के बारे में बात करेंगे तो आपके सामने चीजें थोड़ी सी बदल जाएगी। बाह्य विभाजन में कैलकुलेशन थोड़ा सा बदलेगा, फॉर्मूले थोड़े से बदल जाएंगे, और कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, बाह्य विभाजन में मध्य बिंदु नियम नहीं लग सकता ना, इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा कोई बिंदु बाहर से नहीं मिलेगा जो अंदर या बराबर दो बिंदु में तोड़ दे। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए बिंदु को अपन ने x1, y1 और z1 माना है, और बी बिंदु को x2, y2 और z2 माना है। और यहां पर सी नाम का बिंदु है, यह दूसरा वाला केस है जहां पर आप बाह्य विभाजन के बारे में बात कर रहे हो। कौन से? बाह्य विभाजन के बारे में, यह सेकंड केस है। सी नाम का बिंदु अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हमने मान लिया, जो कि हमको निकालना है। हमें इतना भी पता है कि बाह्य विभाजन में जब हम सूत्रों का अप्लाई करते हैं तो बाह्य विभाजन में सूत्र जो लगता है उसमें माइनस माइनस का चिन्ह हो जाता है। यही पता है ना, माइनस माइनस का चिन्ह हो जाता है। कैलकुलेशन देख लो एक बार, अगर क्लियर हो तो चिंता की कोई बात नहीं हो तो यू कैन चेक द कैलकुलेशन कि अगर हम यहां पर बाह्य विभाजन करते हैं तो माइनस माइनस का सूत्र हो जाता है। तो बस कुछ नहीं, यहां प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस आ जाएगा, यहां प्लस की जगह माइनस, यहां प्लस की जगह माइनस, यहां प्लस की जगह माइनस, इस प्लस की जगह भी माइनस, इस प्लस की जगह भी माइनस, एंड अल्टीमेटली इस वाले प्लस की जगह भी माइनस। सो बेसिकली आपको फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना है, m की जगह n की जगह माइनस n, तो आपको m माइनस n भी निकालना पड़ेगा। अब पहले m और n क्या है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। m क्या है सर? यहां से यहां का जो अनुपात है उसे आप m कह सकते हैं, और यहां से यहां का जो अनुपात है उसे आप n कह सकते हैं, और कुछ नहीं करना है। तो m आपके पास, n आपके पास, तो n जो है वो 3 है, सवाल में तो 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 3, तो m माइनस n, 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1। तो जहां जहां भी m और n, m माइनस n है, वहां माइनस 1 तो पहले से लिख देंगे। चलिए अल्फा कैलकुलेट करते हैं। अल्फा mx2, m मतलब 2, x2 मतलब 3, तो 2 गुणा 3, ठीक है, माइनस 3 गुणा 1 बटा माइनस 1। क्या किया है? x2 का मान 3 था, x1 का मान 1 था, तो 2 गुणा x2 मतलब 2 गुणा 3, 3 गुणा x1, तो 2 तिया 6 माइनस 3, 3 बटा माइनस 1, तो अल्फा का मान माइनस 3 आया। my2 मतलब 2, y2 मतलब 4, तो 2 गुणा 4 माइनस n 3, y1 का मतलब माइनस 2, तो 3 गुणा माइनस 2, और ये मिला के माइनस 1। तो कैलकुलेट करो, 8 माइनस माइनस 6, 8 6 14, तो ये आएगा माइनस 14। और गामा का मान कितना आएगा? तो गामा का मान आएगा इस प्रश्न में m 2 गुणा माइनस 5, तो 2 गुणा माइनस 5 माइनस n मतलब 3 गुणा z1 मतलब 3, भाग दे दीजिए माइनस 1 से, तो माइनस 10 माइनस 9 माइनस 19,
-19 बटा -1 19। तो आपके सामने ये जो सी बिंदु आया जो कि आपको निकालना था अल्फा कॉमा बीटा बाह्य विभाजन के केस में, वो मिल रहा है -3, -14 और 19, जो कि आपका जवाब है। इस तरह से यह प्रश्न भी हल हो जाता है। डन है। तो बाह्य विभाजन अंत विभाजन इसी तरह से लगाना, और कुछ स्पेशल यहां पर है नहीं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 7 या उदाहरण नंबर 7 समाप्त है। उदाहरण नंबर 8, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु संरेख है। अगर 3 बिंदु संरेख है तो आप 3-4 नियमों की मदद से इनको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, पहला, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। दूसरा, विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। तीसरा, दिशा की मदद से। चौथा, सारणिक की मदद से। हालांकि सारणिक में भी त्रिभुज का हल ही 0 किया जाता है। मतलब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप आने वाले समय में डिस्कस करोगे, पर हमें यहां पर विभाजन सूत्र का प्रयोग करके बोला है, तो अपन विभाजन सूत्र का प्रयोग करके बोलेंगे। 3 बिंदु ए, बी और सी आपके सामने संरेख है। अब संरेख होने का मतलब ये एक ही रेखा पर है। इस एक रेखा से ना तो ये बाहर है, मतलब तीनों के तीनों एक रेखा पर है। तो मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु। यदि तीनों संरेख है तो ए और बी को सी किसी ना किसी अनुपात में विभाजित करना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? देख लो एक बार फोटो बना के कि अगर ए बी सी तीनों संरेख है तो ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अपन ना एक फोटो बनाते हैं इन द सेंस, सबसे पहले ए बी और सी को एक रेखा पर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। अब यदि एक रेखा पर स्थित है तो इन्हें हम संरेख कहेंगे। 3 बिंदु यदि एक रेखा पर स्थित हो वो संरेख कहलाएंगे, जिसमें ए नाम का बिंदु मान लेते हैं -4, 6 और 10 है। बी नाम का जो बिंदु है वो दूसरा वाला बिंदु है 2, 4 और 6, और साथ में सी नाम का जो बिंदु है वो अपन मान लेते हैं 14,0 -2। अगर ये तीनों बिंदु संरेख है तब बी, ए और सी को m अनुपात n में विभाजित करना चाहिए। बोलो हाँ या ना। क्या बी, ए और सी को m अनुपात n में विभाजित करना चाहिए? अगर बी, ए और सी को m अनुपात n में विभाजित करना चाहिए तो डायग्राम ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मान लेते हैं ए और सी के निर्देशांक x1, y1, z1, x2, y2, z2 होंगे। तो मान लिया जाए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए माना, क्या माना? मैंने माना कि -4, 6, 10 इसे हम लोग x1, y1, z1 कहेंगे। दूसरा 14, 0, -2 जो कि होगा x2, y2, z2। और मैं b बिंदु के जो निर्देशांक है, ये तो a के निर्देशांक थे, ये c के निर्देशांक है। अगर मैं b के निर्देशांक लूं तो उन्हें अल्फा, बीटा और गामा लिया जा सकता है, बिल्कुल, जो कि 2, 4 और 6 के रूप में निरूपित किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या बोलते हैं, अगर ए, बी और सी तीनों संरेख है तो बी बिंदु के निर्देशांक ए और सी के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। कैसे? सर हम लोग यहां पर नियम लगा सकते हैं। कौन सा? सीधा सीधा नियम लगेगा जिसका नाम होगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा कैसे लिखा जाएगा कि ये जो अल्फा नाम का बिंदु है ये क्या होगा? इस n, अच्छा यहां m लेना था, हमने n लिखा है, ये m है। m को c वाले बिंदु के निर्देशांक में गुणा करना पड़ेगा, मतलब mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। यहां से m और n के बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर इसे k अनुपात 1 में मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, m और n से बढ़िया इसे k अनुपात 1 में मान लेते हैं, थोड़ा सरल पड़ेगा। देखो हमने क्या बोला कि ये k अनुपात 1 में है, मतलब यहां से यहां m की जगह k और 1 हो जाना चाहिए। ये k है और ये 1 है, ठीक है सर। AB से
AC का अनुपात या AB से BC का अनुपात K अनुपात 1 है। तो क्या यहां पर हो सकता है KX2 गुणा 1 K प्लस 1। अब आपके सामने x1 x2 और अल्फा तीनों है। x1 कितना -4, x2 कितना 14, अल्फा कितना 2। देख लो इन बिंदुओं का मतलब तो यही है, तो आपने सीधा सीधा मान रखा। अल्फा का मान 2 है बराबर, k का मान तो नहीं पता लेकिन x2 का मान 14 है तो 14k माइनस x1 का मान 4 है, 4 गुणा 1 तो 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, सो k प्लस 1। इस k प्लस 1 को इधर लेकर आओ तो कितना बचेगा, 2k प्लस 2 बराबर 14k माइनस 14 या -4। ठीक है, k को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये बनेगा 6k बराबर 12 है ना सर जी, याद है 6 बराबर 12 के, 6 बराबर 12 के। 4 इधर आया, 4 2 6, 2 उधर गया, 14 माइनस 2 12। तो k का मान यहां से 1/2 आया। कितना, 1/2। इसका मतलब जहां जहां k है वहां वहां आप 1/2 रख सकते हैं। दैट मीन्स ये 1 है और ये दूरी 2 है ना। 1/2 का मतलब ये AB बटा BC 1/2 अनुपात 1 आएगा, जिसका मतलब होगा 1/2। अब यदि ये k का मान 1/2 है तो क्या ये y वाला बिंदु बीटा वाला बिंदु इस चीज को संतुष्ट करना चाहिए। तो बीटा वाले बिंदु के लिए, बीटा वाला मतलब दूसरा बिंदु जो कि है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, या फिर चूंकि आपने प्रश्न में mn की जगह k लिखा है तो ky2 गुणा 1y1 गुणा k प्लस 1। ठीक, तो यहां पर इन सभी का मान रख के बीटा निकाल ले। अगर बीटा 4 के बराबर आता है तो बात सही है। देखिए अपन ने y2 का मान रखा, y2 का मान 0, बहुत अच्छी बात है। 0 गुणा k, अब k का मान 1/2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, k का मान 1/2 हो फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 गुणा y1, y1 का मान 6 बटा 1/2 प्लस 1 मतलब 6 3/2। 6 को अगर 3/2 से भाग दोगे तो आएगा 4, जो कि बीटा का मान है। इसका मतलब बीटा का मान भी आया 4। मतलब जो अनुपात अल्फा को संतुष्ट कर रहा था वही अनुपात बीटा को संतुष्ट कर रहा है। बिल्कुल बात सही है। गामा के लिए चेक कर ले तो गामा के लिए क्या चेक करेंगे, गामा तो भाई 6, गामा का मान 6 है। गामा, या फिर मान लो कि गामा अगर मैं z वाले बिंदु से निकालूं उसी दूरी नियम से या अनुपात विभाजन सूत्र से, तो गामा का मान 6 आना चाहिए। z2 -2, k का मान 1/2, तो 1/2 गुणा -2 प्लस z1 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। तो ये तो हुआ है सीधा सीधा, देखो 1 -2 गुणा 1/2 -1 प्लस 10 9, 9/3/2, तो 3/2 से इसको भाग दिया तो 6, गामा का मान 6 आ रहा है। इसका मतलब जिस अनुपात से हमने अल्फा निकाला था वही अनुपात बीटा और गामा के लिए है। अतः ये जो अनुपात अल्फा से निकाला गया वो बीटा और गामा को संतुष्ट करता है। इसीलिए ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, जहां पर बी बिंदु ए और सी के मध्य है। अपन ने ये भी देखा क्योंकि जो अनुपात है वो 1/2 है। मतलब ए से बी की दूरी यदि 10 है तो बी से सी की दूरी 20 है। पर हम दूरी के नियम से भी ये पता कर सकते थे, लेकिन हमें विभाजन सूत्र से इसे सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, त्रिभुज जिसके शीर्ष x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है, लेकिन केंद्रक होता क्या है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो देखिए यार, मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC। अब ये ABC कैसा त्रिभुज है हमें नहीं पता। ABC कैसा त्रिभुज है हमें नहीं पता। अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है, सम कोण हो सकता है, उसके बाद समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, जो इसका मन हो।
एक ऐसी रेखा जो ए से निकले और बी और सी को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ दे। मान लीजिए ए से एम वाली रेखा गुजर रही है। ए से गुजरी एक ऐसी रेखा जिसने बी को दो टुकड़ों में तोड़ा, बीसी रेखा को दो टुकड़ों में तोड़ा। पहला टुकड़ा बी एम बराबर सी एम, और यदि ये दोनों टुकड़े बराबर हैं तो ये जो ए एम नाम की रेखा है, ए एम नाम की रेखा को आप कहेंगे, ए एम नाम की रेखा को दो तरह से लिखा जा सकता है। ये जो ए एम रेखा है ना, इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। ए एम से का मतलब है ए से निकलने वाली माध्यिका, निकलने वाली माध्यिका। माध्यिका का मतलब एक ऐसी रेखा जो किसी एक शीर्ष से निकले और दूसरी जो भुजा है उसे दो बराबर टुकड़ों में तोड़े। तो ए से एम एक ऐसी रेखा है जिसने दोनों भुजाओं को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ा है। ठीक है, ए से निकलने वाली माध्यिका, या फिर इसे कह सकते हैं बीसी पर माध्यिका। ए से निकली किस पर होगी? बीसी पर होगी। अब अगर ए से निकली माध्यिका तो वो बीसी को ही अटैक करेगी, अगर बीसी पर माध्यिका है तो वो ए से आ रही है, बात ठीक है। ठीक है, अब बीसी पर माध्यिका, या जनरलाइज वे में से ऐसा भी कह सकते हैं कि ए से निकल के बीसी को जाने वाली माध्यिका। तो ऐसी रेखा जो किसी एक शीर्ष से निकले और विपरीत भुजा को दो बराबर टुकड़ों में तोड़े, उसे कहते हैं माध्यिका। जैसे मान लो बीसी 10 थी तो ये दोनों कितने कितने हो गए? 5-5 हो गए। दूसरी रेखा ऐसी जो बी से निकले और एसी को दो बराबर टुकड़ों में तोड़े, मान लेते हैं ये बी एन है। ठीक, तो बी एन जो है वो क्या है सर? वो बी से माध्यिका है। क्या है? बी से माध्यिका। अब अगर ये स्टेटमेंट लिखा है कि बी से माध्यिका है तो कहां जाएगी? एसी पर जाएगी, ये भी क्लियर है। अब जरूरी नहीं है कि ये और ये सारे बराबर हो। अगर ये 20 है तो ये 10 और ये 10 होगा, इतना तो क्लियर है। अगर बी से माध्यिका है तो ए से एन की दूरी एन से सी की दूरी के बराबर होगा, है ना। अभी केंद्रक क्या होता है पर उसको समझने के लिए माध्यिका समझ रहे हैं पहले। और एक रेखा ऐसी होगी जो सी से निकलेगी और यहां के दो बराबर टुकड़ों में से तोड़ देगी। मान लेते हैं ये पी है, तो सीपी जो है, सीपी ये सी से निकलने वाली माध्यिका है। ठीक है क्या? ए बी और सी को हम लोग शीर्ष कहते हैं। ए बी और सी को अपन क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं, है ना। और ए बी, बी सी और सी ए, इनको अपन भुजा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि शीर्ष ए से निकलने वाली माध्यिका या भुजा बीसी पर माध्यिका। ऐसे ही मतलब आपको स्टेटमेंट अलग अलग मिल सकते हैं। यह तो है माध्यिका, मतलब माध्यिका के बारे में। अब एक छोटा सा नियम है, नियम यह है कि माध्यिकाएं, सुनना, माध्यिकाएं तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है। तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलती है। किसी भी त्रिभुज में आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि एक माध्यिका ऐसी, एक माध्यिका ऐसी, मतलब एक ऐसी निकल गई, दूसरी ऐसी और तीसरी ऐसी। नहीं नहीं नहीं, तीनों माध्यिकाएं जो भी होगी वो एक ही बिंदु पर मिलेगी। ऐसा कभी आपको फोटो बनते हुए नहीं दिखेगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कि ए एम, बी एन और सीपी, ए एम बी एन सीपी क्या है? क्लियर है क्या? ए एम बी एन सीपी तीनों माध्यिका है। ए एम बी एन सीपी जो है वो माध्यिका है और वो एक ही बिंदु पर मिलती है, और इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? इसी बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। ठीक है क्या? तो केंद्रक की परिभाषा क्या होगी? त्रिभुज के अंदर वह बिंदु जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती है। ठीक, अब इसे निकालते कैसे ये देख लेते। थोड़ी सी एक दो प्रॉपर्टीज और है छोटी मोटी जो आपको यहां डिस्कस करनी पड़ेगी। मतलब इसका छोटा सा फॉर्मूला है जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा है। दो बिंदुओं के लिए अपन तीन बिंदुओं के लिए निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तीन बिंदु वाली माध्यिका को समझने के लिए अपन एक फोटो पर डिस्कशन करते हैं। ये एक त्रिभुज है,
इस त्रिभुज के अंदर मैंने 3 माध्यिकाएं पहले से खींचकर रखी है। अगर ये बिंदु A है, ये B है और ये C है, और ये है M, ये N और ये P। आपको क्या दी चीज दी गई है? आपको यहां पर यह दिया गया है कि M से लेकर B की दूरी बराबर M से लेकर C की दूरी है, मतलब BN CM के बराबर है ना? ये माध्यिका है, इसीलिए ये दोनों दूरियां बराबर है। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से A से लेकर N की दूरी, A से लेकर N की दूरी C से लेकर N की दूरी के बराबर है, तो ये दूरी इस दूरी के बराबर, और ये दोनों दूरियां भी आपस में बराबर, क्योंकि ये तीनों माध्यिकाएं हैं। अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। C से लेकर P की दूरी, C से लेकर P नहीं, A से लेकर P की दूरी P से लेकर B की दूरी के बराबर है। ये 3 दूरियां आपके सामने दी है, ये तीनों अनुपात दिए गए हैं। तो एक छोटी सी बात बताओ यार, अगर B से M की दूरी, मान लेते हैं A बिंदु के निर्देशांक x1, y1, z1 है, B बिंदु के निर्देशांक x2, y2, z2 है, और C बिंदु के निर्देशांक x3, y3 और z3 है। अगर ये तीनों बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं, तो एक छोटी सी बात मुझे बता सकते हैं क्या कि B बिंदु और C बिंदु का जो मध्य बिंदु है वो M है, क्योंकि B से M की दूरी M से C की दूरी बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं M BC का मध्य बिंदु है? हां जी सर। अगर M BC का मध्य बिंदु है, सुनने की कोशिश करना, M BC का मध्य बिंदु है, तो क्या M बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? इसको जोड़ो बटा दो। मध्य बिंदु का तो फॉर्मूला यही है, x1 प्लस x2 बटा दो। यहां x1 x2 की जगह x2 x3 है, तो क्या मैं M बिंदु के निर्देशांक निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। M बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2 बटा दो। यहां x1 x2 जो है वो अलग बिंदु है, इसीलिए अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं x2 x3। x2 x3 मतलब दोनों के x निर्देशांक को जोड़ दिया जाए। कैसे? ऐसे। ठीक है, उसके बाद दोनों के y निर्देशांक को जोड़ दिया जाए, y2 प्लस y3 बटा 2, और उसके बाद z2 प्लस z3 बटा 2। इस तरह से आप M बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है ना, मध्य बिंदु सूत्र। अरे मध्य बिंदु सूत्र तो याद है ना? मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या था कि यदि ये A बिंदु है, यदि ये B बिंदु है और C बिंदु इन दोनों के मध्य में स्थित है, जहां पर ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो मैं यहां पर C बिंदु के निर्देशांक में x1 को x2 से जोड़ के भाग 2 कर दूंगा, y1 को y2 से जोड़ के भाग 2 कर दूंगा, और z1 को z2 से जोड़ के भाग 2 कर दूंगा। यही था ना? ठीक है। अगर अपन ने M बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए हैं, अब थोड़ा सा एक माध्यिका की छोटी सी परिभाषा और है, मतलब माध्यिका नहीं, केंद्रक की। ये तीनों बिंदु जहां मिलते हैं वही होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। ओके, अब सुनना मेरी बात। केंद्रक जो होता है ना, वो इस शीर्ष से यहां की जो दूरी होती है और यहां से यहां की जो दूरी होती है उसे 2:1 में विभाजित करता है। परिभाषा ये होती है कि केंद्रक, जो केंद्रक है G को केंद्रक कहा जाता है, जो आपको निकालना है। केंद्रक माध्यिका को, जो माध्यिका कौन सी है? अब माध्यिका आपके पास 3 है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। काय में? 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, मतलब ये जो AM माध्यिका थी, बीच में G आया, तो AG ने GM को 2:1 में विभाजित किया। कहने का तात्पर्य ये है। उसी तरह BG और GN के लिए भी होगा। यही अनुपात दूसरी माध्यिका जो BN है, G उनके बीच में आ रहा है,
और तीसरी CG और GP। मतलब यहां से यहां का अनुपात भी 2:1, तो ये 2:1, ये 2:1 और ये भी 2:1। M बिंदु के निर्देशांक आपको पता है ना? ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने एक बढ़िया सा फोटो केंद्रक के लिए बनाया जा सकता है। ये केंद्रक है, ये A बिंदु से निकलने वाली माध्यिका जो M बिंदु पर मिलेगी, ये N बिंदु वाली माध्यिका और ये P बिंदु पर माध्यिका। अब आपको G बिंदु निकालना है। किस तरह से? आपके पास A बिंदु है और M बिंदु है और आपको यह भी पता है कि A से M की जो रेखा है उसको G 2:1 में तोड़ रहा है। मैं आपको फिर से इस फोटो को यहां पर बना के दिखा देता हूं। यह A बिंदु था जिसके निर्देशांक x1, y1 और z1 है। उसी तरह यहां पर यह बिंदु M है जिसके निर्देशांक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, x1 नहीं, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बटा 2, ये x निर्देशांक है। दूसरा y1 प्लस y2 बटा 2, y2 प्लस y3 बटा 2 और तीसरा z2 प्लस z3 बटा 2। और यहां एक बिंदु ऐसा है G वाला जिसके बारे में आपको पता तो नहीं है, लेकिन यह पता है कि यह इसे 2:1 में विभाजित करता है। तो मान लीजिए G के निर्देशांक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, इतना मान लेते हैं। तो चलो अल्फा निकालते हैं। अल्फा कैसे? अल्फा निकालेंगे सर विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या था? विभाजन सूत्र का प्रयोग करते ही अगर मैं अल्फा निकालूं तो अल्फा ऐसा होना चाहिए mx1 या mx2, फॉर्मूला तो यही था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही फॉर्मूला था ना। m और n अनुपात है x1 x2, दो बिंदु है। अभी x1 ये है, x2 की जगह ये पूरा बिंदु है। तो क्या अल्फा बिंदु को इस तरह से लिखा जा सकता है कि ये जो अल्फा बिंदु है m मतलब 2, x2 की जगह x2 प्लस x3 बटा 2 प्लस n मतलब 1, ये m होगा और ये n होगा। और यहां पर x1 भाग दे दीजिए 2 प्लस 1 से, 2 से 2 कटा, बिल्कुल x1 बचा, x2 बचा, x3 बचा। तो क्या अल्फा को लिखा जा सकता है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ? तो अल्फा कैसे आया? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। वैसे ही क्या बीटा आ जाएगा? कैसे मिलेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ठीक, सेम फॉर्मूला, x1 x2 x3 की जगह y1 y2 y3। आप किताब में लिख सकते हैं इसी प्रकार, इतना लिखोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। गामा बराबर z1 प्लस z2 प्लस z3 बटा 3। तो क्या आपको केंद्रक के निर्देशांक मिले? बिल्कुल मिले। केंद्रक के निर्देशांक जो कि अपन ने अल्फा बीटा गामा माने थे, अभी वो वास्तव में हमारे सामने है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस या z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। यह है आपका केंद्रक इस चित्र में। तो केंद्रक की परिभाषा यही थी कक्षा 10 में, जब दो बिंदु थे x1 y1 x2 y2 x3 z3, तब आपने, या x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तब आपने x1 प्लस x2 बटा 2 किया, 3 किया था, y1 प्लस y2, इस तरह से आपने चीजें की थी। यहां पर दूसरा तरीका है। ठीक है सर जी, मतलब तीसरा बिंदु आ जाएगा यहां पर। क्लियर है क्या? तो ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है यार, x1 x2 x3 की जगह लिख सकते हैं सिग्मा x बटा 3, मतलब सारे x का जोड़, सिग्मा y बटा 3, जो कि आपको कुछ अजीब सी किताबों में मिल सकता है, सिग्मा z बटा 3, जो कि होता है केंद्रक। मतलब जो बड़े राइटर होते हैं वो ऐसा लिखना पसंद नहीं करते, वो जगह बचाने के लिए ऐसा लिख देते हैं। सिग्मा का मतलब जोड़, अपन ने पढ़ा है सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है जोड़। किसका जोड़? x का। x का जोड़ मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये था केंद्रक। ठीक है,
इस तरह से हमने निकाला था। कुछ परिभाषाएं, कुछ कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है। ये दोनों बराबर है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। चलिए फिर आगे बढ़े। बिंदुओं 4, 8, 10 और 6, 10, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर आपके सामने दो बिंदु दिए गए हैं और ये दोनों बिंदु तीन अलग अलग तल से, या ये जो बिंदु है उसमें YZ एक तल है, तो YZ तल इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है, आपसे यह पूछा है। ठीक है क्या? चलिए तो मैं आपको एक फोटो बना देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है और दूसरा बिंदु ये है। बिंदु पहला कौन सा है? जैसे मान लीजिए A नाम का बिंदु है, 4, 8 और 10, ठीक है। और B नाम का बिंदु है 6, 10 और -8। और C नाम का जो बिंदु है, मतलब यहां पर एक ऐसा तल है जो कि x, y और या सिर्फ YZ की मदद से बना है। यह तल कौन सा है? YZ तल। अब YZ तल मतलब कहीं ना कहीं इस लाइन को काटेगा ही सही। जैसे तल जो है वो रेखा को कैसे काटता है तो मैं बताता हूं। एक दीवार पर, जैसे मान लीजिए एक दीवार है, उस पर कोई एक डोर बंधी है सीधी, तो वो दीवार तल है और वो डोर रेखा है। तो दीवार पे रेखा कैसे ऐसे काटेगी, मतलब किसी ना किसी अनुपात में कटेगी। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु है C नाम का, ठीक है। और यहां पर ये जो अनुपात है वो K:1 है या M:1n है। माना अनुपात जो है वो M:n है। अनुपात क्या है? M:n है। इसका मतलब है कि A से C का अनुपात बटा C से B का अनुपात M:n है। A से C से B, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो C बिंदु है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो इस पे अपन बाद में आते हैं। क्या अपन C बिंदु का x निर्देशांक निकाल सकते हैं? अच्छा, C बिंदु का x निर्देशांक क्यों निकाला जा रहा है इसको लिख लीजिए। चूंकि C बिंदु YZ तल पर है और यदि कोई भी बिंदु YZ तल पर होता है, इसीलिए C बिंदु का x निर्देशांक, कौन सा निर्देशांक? x निर्देशांक 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि YZ तल पर x का मान सदैव 0 होता है। तो अगर मैं C बिंदु का x निर्देशांक निकालूं तो वो 0 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए C बिंदु का x निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। C का x निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो C बिंदु का x निर्देशांक तो हम लोग दूरी नियम से या विभाजन सूत्र से लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है? यह होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। अब यदि आपने ये वाले अनुपात को m माना है और ये वाले अनुपात को m माना है, तो x2 का मतलब तो 6 होगा ये वाला बिंदु, और x1 का मतलब 4 होगा। तो बस मान रख दीजिए। क्या रखना? आपको सीधा सीधा मान रखना, कुछ भी नहीं करना। mx2, तो C बिंदु का x निर्देशांक तो 0 है, ठीक है। m की जगह आपने रखा m, आपको नहीं पता m कितना है। x2 की जगह आपने रखा 6 प्लस n के बारे में पता नहीं, x1 की जगह रखा 4 और ये m + n। अब m + n को यहां गुणा किया तो 0 हो जाएगा। यही करेंगे ना, 0 गुणा m + n बराबर 6m + 4n। तो ये तो हो गए 0, यहां से मिला 6m + 4n, जिसका मतलब सीधा सीधा है कि 6m बराबर -4n, या फिर m/n बराबर -4/6, जिसका मतलब m/n बराबर -2/3। तो m:n कितना आया? -2/3। -2/3 का मतलब यह है m:n जो है वो -2/3 है। मतलब जो अनुपात आपको ज्ञात करना था वो -2/3 है, आपका ये आंसर है। लेकिन ये -2/3 आया क्यों? -2/3 इसलिए आया कि
ये जो सी बिंदु है वो ए बी के मध्य में नहीं है, ए बी से बाहर है, इसीलिए -1/2 आपको मिला। एक बार फटाफट वेरीफाई कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये कहानी यहां पर समाप्त होती है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आगे हो चुकी है कहानी बिल्कुल समाप्त। यदि आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जाने के लिए आपको गूगल पर लिखना होगा www.magnetbrains.com। जैसे ही आप उसे लिखेंगे वहां पर आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी आपको वहां पर सीबीएसई हिंदी माध्यम का चयन करना है। आपने हिंदी माध्यम का चयन किया, आपको कक्षा 11वीं का गणित विषय दिखा, आपने गणित विषय पे क्लिक किया, गणित वाला सर का फोटो देख सकते हो, मेरे से मिलता जुलता है एकदम, मेरे हमशक्ल ही है। उनको क्लिक किया, जैसे ही इस पे क्लिक किया आपको गणित विषय की एनसीईआरटी जो है वो दिख जाएगी, उसका पूरा का पूरा कोर्स दिख जाएगा। ये कोर्स दिखने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहां पर आपको अलग अलग अध्याय मिलेंगे। जिस अध्याय पर आप क्लिक करेंगे, जितने चैप्टर्स में, जितने लेक्चर्स में वो अध्याय समाप्त हुआ है, वो सारे लेक्चर्स वहां मिल जाएंगे। जिस लेक्चर पर क्लिक करोगे गणित वाले सर आपको पढ़ाने लग जाएंगे। इतनी सी बात है। बाकी अगले विषय में, अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे जरूर, लेकिन कक्षा 6 से लेकर 12 तक आप जो भी क्लास यहां पढ़ते हैं, जो भी विषय पढ़ते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपको पूरी तरह से वो विषय मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपसे ये कोई कहने वाला है कि आप इतने पैसे दीजिए या उतने पैसे दीजिए इतने वीडियो देखने के बाद। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, बस आपको पढ़ते रहना है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का चैनल जो है वो आपके लिए बनाया है, इसलिए चैनल को आपको शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। और उम्मीद है कि सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।